Hello guys of class 6, myself Saurabh Srivastava started going to teach you today history chapter 3 and today is the chapter 3 second part. I will discuss, okay. You know very well about the name of chapter, okay. What is the name of chapter? The chapter name is the first farmers and herders. The first farmers and herders. इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कई सारे पॉइंट्स होंगे जिसमें से पहला पॉइंट हम आज लेंगे द फर्स्ट हाउस। मतलब जब इंसान रहना शुरू किया था तो उसने पहले किस किस तरह के घर को बनाया था, यानी कि द फर्स्ट हाउस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके नाउ लेट्स बिगिन। मोस्ट पीपल स्टिल लिव्ड इन रॉक शेल्टर्स एंड केव्स। शुरू में इंसानों का जो घर था वो या तो पहाड़ियां थी या फिर केव्स यानी कि गुफाएं थी। However, some returned at the time of harvest to the place where they sowed seeds and stayed on until they had used up the crop. मतलब कोई भी पर्सन उस टाइम पे, मतलब मेसोलिथिक पीरियड में कोई भी पर्सन तभी तक एक जगह पे रहता था जब तक कि वो एक फसल को बो के काट के और अनाज को पैदा नहीं कर लेता था, तब तक वो एक जगह पे रहता था और इतने करने के बाद वो फिर से कहाँ चला जाता था, दूसरी जगह। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, मतलब एक जगह रहे, हमने अनाज बोया, काटा, अनाज जब मिल गया तो फिर हम क्या कर गए, माइग्रेट कर गए। तो उसको हम लोग बोलते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोलते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता था। ओके, और आज के टाइम में भी इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही बोलते, लेकिन आज के टाइम में ये क्या है, होता नहीं है, पहले होता था। नाउ These people made their own primitive houses. ये लोग अपना खुद का घर बनाते थे। Houses were usually built in river valleys. Okay, हाउस जो थी वो घर जो थे वो रिवर वैलीज में यानी कि नदियों की घाटियों में बनाए जाते थे, जहां पर पानी उनके जीने के लिए भी और साथ में खेतों को सींचने के लिए, यानी कि टू इरिगेट द फील्ड एंड ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर, जहां पर अवेलेबल होता था वहीं पे लोग रहने की कोशिश करते थे और जगह प्रेफर। इसीलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहर जैसे कि वाराणसी है, दिल्ली है या फिर कोलकाता है, ये सभी बड़े बड़े शहर कहाँ पे, नदियों के किनारे। क्यों? पानी की सोर्स की अवेलेबिलिटी नदियों के किनारे ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे लोग ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं। अगले हेडिंग में हम बात करेंगे पेंटिंग्स। कैसी कैसी पेंटिंग्स देखी गई, अगली हेडिंग के बारे में बात करेंगे। क्या पेंटिंग्स, कैसी कैसी पेंटिंग देखी, जैसे आज के टाइम में काफी हाई क्वालिटी की पेंटिंग देखने को मिलती है, तो पहले के जमाने में कैसी पेंटिंग, क्योंकि पहले के जमाने में बहुत सारे कलर्स के बारे में लोग जानते नहीं थे, जो नेचुरल कलर थे उसी से लोग पेंटिंग करते थे। फिर भी मेनी ऑफ केव एंड रॉक पेंटिंग फाउंड इन इंडिया बिलोंग टू द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में इंडिया में कई सारे केव और रॉक पेंटिंग्स पाए गए हैं। रेड एंड व्हाइट वेयर द मेन कलर। मेनली उसमें कौन सा कलर यूज किया गया, या तो रेड या तो व्हाइट कलर का यूज किया गया है। कलर्स वे आर मेड फ्रॉम रॉक्स। कलर किससे बने होते थे, रॉक्स से बने होते थे या नेचुरली मिनरल्स के जो कलर होते थे उसका यूज किया जाता था। द पेंटिंग डिपिक्ट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मेसोलिथिक पीपल। पेंटिंग से लोग तरह तरह की चीजों को दिखाने की कोशिश करते थे, जैसे कि मेसोलिथिक मेथड ऑफ हंटिंग, मतलब मेसोलिथिक एज में शिकार करने का तरीका क्या था, मछली पकड़ने का तरीका क्या था, हनी पकड़ने का तरीका, हनी को इकट्ठा करने का तरीका क्या था, या रिलीजियस वर्शिप लोग कौन कौन से देवताओं की पूजा करते थे, इसे भी बताने की कोशिश की गई पेंटिंग के थ्रू, मेसोलिथिक पेंटिंग के थ्रू। इन द इंटरेस्टिंग टू नोट द क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन द पोजेस depicted in such paintings and the tribal dances we see today। कई सारी डांस जो आज हम देखते हैं, शास्त्रीय संगीत जिसको बोला जाता है या शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है, वो कब की है, मेसोलिथिक एज में डेवलप हुई थी, जैसे कि कथक, कन्नड़, ये सब चीजें मेसोलिथिक एज की ही, मतलब मानते हैं कि बहुत पुराना है। ओके, देयर वेयर प्रोबेबली डांसेस फॉर्म्ड इन रिचुअल्स बिफोर द मेन सेट आउट ऑफ हंटिंग। ओके, जब लोगों ने शिकार करना छोड़ दिया तब बहुत सारी चीजें क्या हुई, डेवलप हुई। मतलब जब लोगों ने अनाज खाना शुरू किया तो उनके दिमाग और तेजी से डेवलप होने शुरू हुए और वो नई नई चीजों को डेवलप करने लगे। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स क्या होता है, BURIALS, ब्यूरियल्स। ओके, नाउ लेट्स बिगिन ब्यूरियल्स। Remains of human burials have been found at some Mesolithic sites। कुछ मेसोलिथिक साइट्स पर ब्यूरियल्स भी देखे गए हैं। द डेड वेयर ब्यूरिड अलॉन्ग विद द ऑफरिंग सच एज फूड एंड ऑर्नामेंट। मतलब ब्यूरियल्स मतलब मरे हुए लोग जिसके साथ कुछ अनाज
और कुछ ऑर्नामेंट गहने भी दफनाए गए थे। ऐसा लोगों का विश्वास था कि जब लोग मरते हैं तो मरने के बाद भी लोगों को जरूरत कुछ चीजों की पड़ती है, इसलिए उनके साथ उनके गहने और अनाज को दफनाया जाता था, जिससे पता चलता है कि मेसोलिथिक एज में किस तरह के अनाज पैदा किए जाते थे। अब हम जानेंगे नियोलिथिक एज के बारे में। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, अब इसमें मेसोलिथिक एज से कुछ डिफरेंट बातें की जाएंगी। जैसे कि बात करते हैं कि द पीरियड फॉलोइंग द मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज के बाद का पीरियड जो है वो नियोलिथिक एज कहलाता है। और द न्यू स्टोन एज, इसको हम नियोलिथिक एज कह सकते हैं या न्यू स्टोन एज बोला जा सकता है। मतलब इसको या तो हम बोल सकते हैं नियोलिथिक एज या बोलते हैं न्यू स्टोन एज, दोनों ही बोला जा सकता है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, अभी कहाँ देखने को मिले तो सम एरिया इंडिया में, जैसे कि कश्मीर, नॉर्थर्न विंध्यास एंड द मिडिल गंगा वैली एंड ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न एंड द साउथर्न ईस्ट इंडिया, जितने भी ये डेवलप्ड हैं वो यहाँ पर इंडिया का भी जो हमने नाम लिया यहाँ पर न्यू स्टोन एज की चीजें देखने को मिल जाए। अब उस समय फार्मिंग और हर्डिंग क्या होता था, तो फार्मिंग तो आप लोग कुछ समझ रहे होंगे, लेकिन हर्डिंग के बारे में मैं समझाना चाहता हूँ। फार्मिंग एंड हर्डिंग की कंडीशन क्या थी, हर्डिंग की कंडीशन उस समय क्या थी, इसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ इन द नियोलिथिक मैन चेंज्ड फ्रॉम अ फूड गैदर टू फूड प्रोड्यूसर। ठीक है, नियोलिथिक एज में आदमियों ने जो फूड गैदर करते थे, मतलब भोजन को इकट्ठा करके खाते थे, अब वो लोग फूड प्रोड्यूसर बनने में, मतलब अब लोग अनाज पैदा करते थे और मार्केट में सेल भी करते थे। और मार्केट में सेल करने के दो तरीके थे कि एक चीज को देके हम दूसरी चीज को ले लें, या एक चीज को देके उसके बदले में हम पैसे ले लें, तब दो तरीके थे। ठीक है, He learned to take care of the crops he sowed and also reared animals. उन्होंने दो चीजें सीखी। पहला कि खेतों में हम एक अनाज उगाने के बाद दूसरे अनाज को भी प्रोड्यूस करने के लिए बीज को बो सकते हैं। दूसरा कि जानवरों को मारने के बाद हम उन्हें पाल भी सकते हैं। तो जानवरों को पालने का जो सिलसिला है वो किससे शुरू हुआ, न्यू स्टोन एज या नियोलिथिक एज से शुरू हुआ। ओके, We know about the crop grown by Neolithic farmers from plant remains such as pollen and seeds found in soil deposits of that period. उस समय ये साक्ष्य यानी कि ये सबूत हमें नियोलिथिक फार्मर्स के मिले कि वो लोग प्लांटेशन करते थे और सीड्स यानी कि खेतों में अनाज बोते थे उस समय। फॉर इंस्टेंट आर्कोलॉजिकलिस्ट हैव फाउंड रिमेन्स व्हीट एंड लेंटिल्स एंड चूरन इन बिहार एंड हॉर्स ग्राम एट टेकालकोटा इन कर्नाटका। दिया है कि वीट की खेती मेनली बिहार में की जाती थी और साथ में ग्राम हॉर्स ग्राम की खेती कहाँ की जाती थी, कर्नाटका में की जाती थी। द प्रेजेंस ऑफ चारकोल इन द सॉइल एट सम प्लेसेस सजेस्टेड क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट बाय फायर। कुछ जगह चारकोल जो है चीजों को जलाने के लिए यूज किया जाता है, तो कुछ जगह चारकोल के सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों ने जंगलों को साफ करने के लिए, खेतों को साफ करने के लिए चारकोल से पहले उनको प्लेस को जलाया और जलाने के बाद जब खेत साफ हो गए तब उस पर अपनी क्या की कल्टीवेशन करने लगे। ओवर द ईयर जैसे जैसे समय बीतता गया, मैन लर्न टू सेलेक्ट प्रिजर्व एंड सो गुड क्वालिटी सीड। लोगों को यह लगा कि एक बार से हम जब दूसरी बार बीज बो रहे हैं तो फूड का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि अनाज का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो क्यों ना हम अच्छी क्वालिटी का बीज यूज करें। तो समय बीतते कुछ समय के बाद न्यू स्टोन एज के लोग गुड क्वालिटी के बीज को बोना शुरू कर दिए। बीज को हम लोग क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। ओके, सीड को उन्होंने शो का मतलब होता है बोना, SOW, शो का मतलब क्या होता है, बीज को बोना। ओके, सीड का मतलब होता है बीज। ठीक है, तो इसे आप समझ लेंगे अच्छे से। नाउ thus domesticated plants became different from the better than wild plant and same time. Domesticated का मतलब जो प्लांट लोगों के द्वारा लगाए जाते थे, अब वो जंगलों के प्लांट से कहीं ज्यादा बेहतर होते थे, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का सीड यूज किया जाता था। इसलिए उन प्लांट्स में इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आने लगे और ये प्लांट धीरे धीरे कमर्शियल क्रॉप्स में चेंज होते चले। कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब ऐसे क्रॉप्स या ऐसे प्लांटेशन जिसका यूज हम लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते हैं। ओके, now Neolithic man realized that the mid-natural animal could be domesticated and kept alive till the need for food arose. Neolithic man को ऐसा लगा कि हम लोग जानवरों को पाल सकते हैं। ओके,
जानवरों को पाल के हम उसका यूज अपने फूड के जरूरत को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। रिमेन्स ऑफ द एनिमल बोन, उनकी हड्डियों के अलावा, ठीक है, शेल्टर्स फाउंड एट न्यूलिथिक साइट्स टेल्स अस अबाउट द एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय न्यूलिथिक मैन, कि न्यूलिथिक एज में जानवरों को लोग पालते भी थे। फॉर इंस्टेंट अ कैटल पेन हैज बीन फाउंड एट कोलिदिवा इन उत्तर प्रदेश, यूपी, एंड बोन्स ऑफ कैटल, sheep and goats at Tekalakota in Karnataka. There is also evidence that Neolithic men used cattle in agriculture. मतलब हड्डियों का जो यूज होता था वो वेपन्स के तौर पे होता था, साथ में हड्डियों का जो यूज है वो घर को सजाने के लिए होता था, और साथ में हड्डियों का जो यूज है वो खेतों में प्लॉइंग करने के लिए, यानी कि खेत को जोतने के लिए किया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पे खुदाई की तब उनको पता चला कि लोग हड्डियों मतलब मांस को खाने के बाद हड्डियों को फेंकते नहीं थे, बल्कि उसका क्या करते थे, यूज करते थे। तो ये सारी चीजें मिली। मैन अलाउ ओनली द जेंटलेस्ट ऑफ हिज डोमेस्टिक एनिमल, मतलब लोग कुछ जानवरों को ही पालते थे। द वंस द स्मॉलर टीथ एंड हॉर्न्स, जिसके छोटे छोटे दांत हो और सींग क्या हो, बड़े बड़े हों। The breed thus domesticated animals gradually became different from the wild birds. इससे क्या हुआ कि कुछ जानवरों को जब उन्होंने पालना शुरू किया तो दूसरे जो जंगली जानवर थे वो उनके पास आने से डरते थे, तो उन्होंने जानवरों से भी प्रोटेक्शन करना क्या किया, सीख लिया था। ओके, you might have noticed for instance that wild goats have larger horns than the domesticated goats, ठीक है। मतलब जो जंगली बकरियां थी उनकी सींग बड़े बड़े होते थे, जबकि जो घरेलू बकरियां थी, घरेलू का मतलब जिसे हम पालते थे, उन बकरियों के सींग छोटे छोटे होते थे। तो इसे भी आप तो मतलब उस समय जिन बकरियों के सींग छोटे होते थे उनको हम कह सकते हैं वो डोमेस्टिक गोट्स थे, और जिनके सींग बड़े होते थे उसे हम कह सकते हैं क्या, वाइल्ड गोट्स थे। ऐसे ही अलग अलग जानवरों का अंतर करके हम समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए इम्प्लीकेशंस। ग्रोइंग क्रॉप्स अश्योर्ड मैन ऑफ अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड, मतलब जब लोगों ने अनाज पैदा करना सीख लिया तो अब उन्होंने क्या किया कि जो माइग्रेशन का तरीका था, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से उन्होंने कहीं ना कहीं निजात पा ली। अब वो शिफ्ट नहीं करेंगे बल्कि एक कॉलोनी में ही बन के रहेंगे, यानी कि सोसाइटी का धीरे धीरे इंप्रूवमेंट क्या हुआ, शुरू होने लगा। ओके, ऑल द मैन स्टिल हंटेड एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स अश्योर्ड हिम ऑफ अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मीट, लेकिन जानवरों को अभी मारा जाता था, किस लिए, मीट के लिए, दूध के लिए जानवरों को पाला जाता था, हड्डियों के लिए उन्हें मार दिया जाता था। मैन कुड दस प्रोड्यूस मोर फूड देन बी ही रिक्वायर्ड, मतलब अब इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज को पैदा करता था, मतलब मार्केट में सेल करने के लिए। मतलब यहाँ से अब धीरे धीरे क्या हुआ, मार्केटिंग की शुरुआत भी न्यूलिथिक एज से होती है। ये एग्जाम्पल हमें मिलते हैं यहाँ से। ही वॉज एट लीस्ट फ्री फ्रॉम द कंटिन्यूअस सर्च ऑफ फूड एंड यूज्ड हिज फ्री टाइम फॉर डेवलपिंग न्यू स्किल्स, मतलब अब जो टाइम वो अपने पूरा फूड सर्च करने में लगा देते थे, अब वो फूड की डिपेंडेंसी तो खेत पे हो गई, तो जो खाली समय बचता था उसमें वो लोग नए नए स्किल्स को खोजने की कोशिश, न्यू वेपन्स बनाने की कोशिश करते थे, या न्यू स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते थे। तो आज की क्लास नहीं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो टेक केयर ऑफ हिज क्रॉप्स, अपने फसल की देखभाल करने के लिए मैन नीडेड टू स्टे एट वन प्लेस, मतलब अगर वो फसल की देखभाल करना चाहते हैं तो उन्हें एक जगह पे रहना होगा, ओके, लंबे समय तक। सो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट बिगेन टू बी एस्टेब्लिश्ड एंड कम्युनिटी लाइफ बिगेन टू टेक शेप। इसका मतलब कि लोगों ने परमानेंट सेटल की शुरुआत नियोलिथिक एज में की। यहाँ से थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच।